डियर स्टूडेंट्स, रिक्शिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन रिक्शिया में दो प्रकार से हो सकते हैं। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि रिक्शिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एक कॉमन प्रक्रिया है रिक्शिया के अंदर। और सबसे पहले हम देख सकते हैं कि रिक्शिया के थैलस में अगर किसी पर्टिकुलर हिस्से का थैलस जो है अगर वहाँ से कट जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, गल जाता है, तो डायकोटोमसली क्योंकि ये ब्रांच्ड होता है और जो इसकी ग्रोइंग रीजन होता है वहाँ वो एपिकल नॉच पे स्थित है। तो अगर पोस्टीरियर पोर्शन में मान लीजिए रॉटिंग हो रही है या डिसइंटीग्रेशन हो गया एजिंग के द्वारा या सूख गया वो पार्ट, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अगर ये पोर्शन जो है धीरे धीरे सूख गया तो या गल गया, तो ऊपर तक जब ये आएगा, इस डायकोटोमस रीजन तक आएगा, तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा। और जैसे जैसे ये हिस्से अलग हो जाएंगे तो ये जो अलग हुआ हिस्सा है वो बहुत आराम से नए थैलस को जन्म दे देगा। और इस प्रकार से डेथ और डीके से नया थैलस जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो ये एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जो कि बहुत कॉमन तरीका है। इसके अलावा बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये एक डायकोटोमसली ब्रांच्ड लोब है रिक्शिया के थैलस की, और इसमें ये बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो कर गई हैं। जैसा कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है रिक्शिया फ्लूटेंस का। और ये जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस जब अलग होती हैं थैलस से, तो ये भी पूरा का पूरा नया थैलस बनाने में सक्षम होती हैं। उसी प्रकार से ये हम देख सकते हैं कि जो परसिस्टेंट अपाइसेस हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी या इस तरीके का माहौल होता है, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल इन्वायरमेंट अगर प्लांट के लिए हो जाता है, और जैसे कि रिक्शिया डिस्कलर में देखा गया है, और वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है प्लांट, क्योंकि बहुत ज़्यादा समर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वो उसको बियर नहीं कर पाता और वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस परिस्थिति में भी जो उसकी अपर टिप है, जो एपिकल रीजन है, वो बच जाता है और वो एक तरीके से डीपली सॉइल के अंदर चला जाता है और ग्रो करता है और काफ़ी थिक हो जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तब उन फेवरेबल कंडीशंस के अंदर वह भी एक नया थैलस बनाने के लिए सक्षम होता है। और ये जो तरीका है परसिस्टेंट अपाइसेस वाला, ये तरीका एक तरीके से पैरिनेशन के लिए बोलना चाहिए, ना कि रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि पैरिनेशन से मतलब है कि अपने आप को किस प्रकार से बचाया जा सके। तो थैलस जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है और सिर्फ एपिकल पोर्शन बचा है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो एपिकल पोर्शन से पूरा का पूरा नया थैलस बन जाएगा। तो वो अपने आप को किस प्रकार से प्रकृति में जो विकट परिस्थितियाँ आ जाती है उससे किस प्रकार से अपने को बचाता है, उसका ये एक तरीका हम मान सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्यूबर्स भी फॉर्म होते हैं, जैसा कि चित्र में आप ये देख रहे हो, ये जो सर्कुलर ग्लोबोस स्ट्रक्चर है ये ट्यूबर्स कहलाते हैं। और जो ग्रोइंग सीज़न होता है उसके एंड में जो अपाइसेस हैं, जो टिप पोर्शन है थैलस का, उस टिप पोर्शन पे आप देख रहे हो कि थिकन्ड बॉडीज़ बन जाती हैं, पैरिनेटिंग ट्यूबर्स बन जाते हैं। और ये जो ट्यूबर्स हैं इनमें बहुत सारा रिज़र्व फूड भी स्टोर हो जाता है। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये उस अनफेवरेबल कंडीशन को बियर कर सकती है, उसको झेल सकती हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आने पर ये नया थैलस जो है उसको जन्म दे देती हैं। तो इस प्रकार से भी ये भी एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट आता है बाय राइजॉइड्स। तो जो एपिकल पार्ट होता है यंग राइजॉइड का, वो डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है और गैमा लाइक मास ऑफ सेल बना देता है। ये कुछ स्पीशीज़ में होता है, जैसे कि एग्जांपल है रिक्शिया ग्लूका में। और ये जो गैमा लाइक मास ऑफ सेल जो बनता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो केपेबल होती हैं कि नए थैलस को जन्म दे सके। तो इसमें राइजॉइड से एक तरीके से रिप्रोडक्शन दिखा रखा है। तो राइजॉइड के एपिकल पार्ट को
में डिवीजन होता है, रीडिवीजन होता है और कुछ मास ऑफ सेल बन जाता है जिसको गैमा की जैसा प्रतीत होता है। गैमा जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि मार्केंशिया जब हम पढ़ेंगे तो गैमा उसमें एक स्ट्रक्चर है जिसके कारण कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो उसी प्रकार का स्ट्रक्चर ये कह रहे हैं यहाँ पर कि राइजोइड से बनता है और उन सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इसलिए वो नए थैलस को बनाने में सक्षम होते हैं। और नया थैलस बनने से जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है नया थैलस बना और नए थैलस से आगे फर्दर वो साइकिल शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो है रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके देखे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अर्थ ही ये होता है, जैसे कि हमने एल्गी में भी देखा था, कि थैलस से ही नए प्लांट का जन्म होना। किसी भी प्रकार का कोई स्पोर या कोई गैमेट या फ्यूजन, किसी प्रकार का इस तरीके का सेक्सुअल या एसेक्सुअल प्रोसेस नहीं होता। डायरेक्टली प्लांट के ही किसी हिस्से से अगर नया थैलस बनता है तो वह रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। थैंक यू।